हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग विटामिन विषय पर चर्चा किए थे और आज से इतिहास की शुरुआत करते हैं। इतिहास के अंतर्गत कुल 3 सेगमेंट पढ़ना है हम लोगों को: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता संघर्ष। हम लोग आज से मध्यकालीन इतिहास पर की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण के अंतर्गत पहला हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण, और दूसरा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का आक्रमण। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का आक्रमण, अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, ये 2 आक्रमण हम लोगों को देखना है, जिसमें हम लोग आज शुरुआत करते हैं अरबों के आक्रमण से। उसके बाद हम लोग आएंगे तुर्कों के आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी, और उसके बाद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अरबों के आक्रमण के अंतर्गत हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपके बताते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इतने दावे के साथ मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता होगी। आप अंत तक पूरा वीडियो देखिए और सारे मैटर एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अरब देश के जो निवासी थे वो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रांता। अर्थात भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ? अरबों का हुआ था। इनका जो प्रवेश मार्ग था भारत में, प्रवेश मार्ग वह था खैबर दर्रा, और बोलन दर्रा। इन्हीं 2 दर्रों के माध्यम से अरबी भारत में आक्रमण के लिए प्रवेश किए थे। यह प्रश्न में आ जाए कि भारत में प्रवेश मार्ग उनका क्या था, आक्रमण के लिए किस मार्ग को उन्होंने प्रवेश किया था, किस मार्ग से? तो खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। और जो जानकारी का स्रोत है
स्रोत का मतलब है हमें अरबी आक्रमण की जानकारी कहाँ से होती है, किन ग्रंथों से होती है। इसकी जानकारी का स्रोत पहला है बिलादुरीकृत किताबुल फुतूह अल बलदान, और दूसरा है एक फारसी भाषा का ग्रंथ था चचनामा। भारत पे आक्रमण करने वाले अरबी प्रथम मुस्लिम आक्रांता थे, और जो भारत में खैबर दर्रा और बोलन दर्रा से प्रवेश किए थे। और इस आक्रमण की जानकारी हमें बिलादुरीकृत किताबुल फुतूह अल बलदान से और फारसी ग्रंथ चचनामा से प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है कि किस ग्रंथ से हमें भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत एक चीज़ ये भी जानिए कि फारसी भाषा का ग्रंथ है। यह भी किसी की एग्जाम में पूछा गया था कि चचनामा किस भाषा में लिखा गया है। दूसरा, इसके साथ साथ ये भी जानिए कि किताबुल फुतूह अल बलदान से भी हमें भारत पे अरबों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, और इसके लेखक हैं बिलादुरी। ये बिलादुरी की रचना है। कभी हो सकता है कि इसके लेखक का ही नाम पूछ ले, किताबों का भी नाम पूछता है एग्जाम में। तो किताबुल फुतूह अल बलदान किसकी रचना है? तो बिलादुरी की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भारत पे जो अरबों का आक्रमण हुआ था, अब उसका आक्रमण का क्रम हम लोग देखते हैं। इसमें जानिए कि सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा उस्मान ने 634 या कहीं कहीं 6 से 36 भी लिखा हुआ मिलता है, ईसवी या एडी। ध्यान रखिएगा, एडी में, एडी को ही ईसवी कहा जाता है। बगदाद के खलीफा उस्मान ने 634 या 636 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए। और ये जो है कोंकण तट पर आक्रमण किए थे। कोंकण तट, जिसको हम लोग ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर करेंगे। फिलहाल इसको आप जान लीजिए कि जो भारत का मैप है, अगर ये भारत का मैप हम लोग मान लें तो ये जो गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट होता है, इस बीच का जो इतना भाग है गुजरात से लेकर गोवा तक, उसी को कहा जाता है कोंकण तट। ये हम लोग ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे कि पूर्वी और पश्चिमी तटों के नाम कहाँ से कहाँ तक कौन सा तट है। तो फिलहाल आप यही जानिए यहाँ पर कि ये जो कोंकण तट है ये गुजरात से लेकर गोवा तक का के बीच का भाग था। और कोंकण तट के अंतर्गत इन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण, वर्तमान जो मुंबई है उसमें बम्बई कहा जाता था, बम्बई के
एक जिला है ठाणे, वहीं पर इसका आक्रमण हुआ था। तो प्रथम आक्रमण जो अरबों का हुआ था, प्रथम आक्रांता, वो बगदाद के खलीफा उस्मान थे। ये प्रथम अरबी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण का जो सन है 634 है, या कि कुछ कुछ किताबों में 636 भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में कोई भी एक उसमें देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर प्रश्न बी डी महाजन की किताब से बनाया जाएगा तो बी डी महाजन ने 634 लिखा है, और अगर यस्सी वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से अगर प्रश्न बनेगा तो हरिश्चंद्र वर्मा जी 636 लिखे हैं। तो किसी एक ऑप्शन में ही, मतलब कोई एक ऑप्शन ही रहेगा आपके पेपर में। तो 634 और 636 दोनों जानिए, क्योंकि बी डी महाजन कहते हैं 634 में हुआ था, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा जी लिखे हैं कि 636 में हुआ था। तो प्रथम आक्रांता उस्मान, और ये भारत के कोंकण तट पर आक्रमण किए थे, या स्पेशली अगर स्थान पूछ लेगा तो बम्बई के ठाणे पर आक्रमण हुआ था। और लेकिन यह आक्रमण जो है एक असफल आक्रमण था, असफल आक्रमण था। क्यों? क्योंकि उस्मान को जो है उस समय चालुक्य वंश के शासकों ने, चालुक्यों ने पराजित कर दिया था। तो इन्हें जो है पराजय का सामना करना पड़ा, इनको सफलता नहीं मिली। तो भारत पर प्रथम आक्रांता के रूप में तो आए। प्रश्न में अगर आ जाए कि भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो खलीफा उस्मान के नेतृत्व में हुआ था। सन अगर पूछ ले तो दोनों में से कोई भी रहेगा, प्रश्न में एक ही रहेगा, 634 या 636। और इन्होंने अगर आक्रमण कहाँ पर किया था तो कोंकण तट रहेगा, या स्पेशली स्थान का नाम रहेगा तो मुंबई के ठाणे में। तो यह असफल आक्रमण था। और अगर प्रश्न में ये आ जाए कि उस्मान जब आक्रमण किए थे तो उनका सामना किससे हुआ था, तो चालुक्यों से हुआ था, जिन्होंने इनको पराजित किया। उस्मान के बाद, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खलीफा उस्मान के बाद बगदाद में खलीफा बने अल-वाजिद। अल-वाजिद खलीफा बने। तो अल-वाजिद के समय में जो इराक के गवर्नर थे, अल-हज्जाज उनका नाम था, इराक के गवर्नर अल-हज्जाज ने दो बार सिंध के देवल, सिंध में एक स्थान है देवल, सिंध के देवल पर आक्रमण किए। लेकिन इनका भी दोनों बार जो आक्रमण हुआ, दोनों असफल आक्रमण था, दोनों असफल आक्रमण था, दोनों बार इनको सफलता नहीं मिली। तो यहाँ अगर प्रश्न में आ जाए कि अल-हज्जाज का आक्रमण के समय खलीफा कौन थे, तो खलीफा थे बगदाद के अल-वाजिद। अल-वाजिद के समय में आक्रमण हुआ था। ये इराक के गवर्नर थे अल-हज्जाज, और इन्होंने भारत के सिंध पर दो बार आक्रमण किया था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कि इनका आक्रमण दो बार लगातार हुआ था और उस्मान के बाद हुआ था, लेकिन दोनों बार ये असफल हुए, यहाँ पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्रम से आप लोग बढ़ते रहिए, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्रथम आक्रांता कथन में अगर आ जाए कि प्रथम आक्रांता कौन थे, अल-हज्जाज के पहले कौन आक्रमण किया था, तब भी उस्मान होगा। या अल-हज्जाज ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो दो बार। या अल-हज्जाज का आक्रमण कहाँ पर हुआ था, तो सिंध के देवल में हुआ था, और दोनों असफल आक्रमण था।
अल हज्जाज जब भारत के सिंध के देवल पे 2 आक्रमण किया, दोनों बार असफल हुआ, तो चूंकि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उच्च महत्वाकांक्षा के कारण उसने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को पुनः नेतृत्व सौंपा भारत पर आक्रमण करने के लिए। और उस समय भी अलवाजिद ही खलीफा थे और उनको इस विश्वास में लिया कि मेरा उद्देश्य केवल भारतीय राजाओं को दंडित करना है। तो अल हज्जाज के बाद उस समय भी थे खलीफा यही थे अलवाजिद ही खलीफा थे। तो अलवाजिद के समय में मोहम्मद बिन कासिम ने ये जो है अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम को जो है अल हज्जाज भारत में नेतृत्व सौंपा भारत पर आक्रमण का। उस समय भी खलीफा अलवाजिद ही थे, ध्यान रखिएगा। अल हज्जाज के समय में और मोहम्मद बिन कासिम के समय में बगदाद के खलीफा अलवाजिद ही थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है 711 या 712 ईस्वी में सिंध के देवल पर आक्रमण किया और यह भारत में अरबों का प्रथम सफल आक्रमण था। तो अगर भारत में प्रथम आक्रांता के रूप में आ जाए तो उस्मान को मारना है, और प्रथम सफल आक्रांता के रूप में आ जाए तो मोहम्मद बिन कासिम को मारना है। मोहम्मद बिन कासिम के अलवाजिद के समय में इन्होंने 711-12 में भारत पर आक्रमण किया। ये प्रश्न एक बार आ भी चुका है कि भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था, 711 में या 712 में। कभी कभी 11 ऑप्शन में रहता है, कभी कभी 12 ऑप्शन में रहता है, जो भी हो एक ही रहेगा ऑप्शन में। तो सफल आक्रमण पहला यही था। इन्होंने देवल पर अधिकार कर लिया मोहम्मद बिन कासिम, और जिस समय इन्होंने देवल पर अधिकार किया उस समय इनका आक्रमण जो हुआ था, उस समय सिंध के राजा दाहिर थे और सिंध में बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म प्रचलित था। तो अगर आ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के राजा कौन थे, तो राजा दाहिर थे। इन्हीं के समय में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल क्षेत्र पर आक्रमण करके इनको पराजित किया और इनको पराजित करके देवल पर अधिकार कर लिया। उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, सिंध क्षेत्र में बौद्ध और ब्राह्मण धर्म प्रचलित था। तो प्रश्न में आ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध में किस धर्म का प्रचलन था, तो बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म। और ये प्रथम सफल आक्रमण था अरबों का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से
या तो खलीफा का नाम पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के समय बगदाद के खलीफा कौन थे, या प्रथम सफल अरबी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम, और प्रथम आक्रमण सिंध के देवल पे हुआ था इनका। उस समय सिंध के राजा कौन थे, तो राजा दाहिर थे। और सिंध में कौन सा धर्म प्रचलित था, तो बौद्ध और ब्राह्मण धर्म। और इनका आक्रमण 711-12 में हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन्होंने भारत को 712 ईस्वी में विजित किया। जहाँ भी मैं 2 सन लिखवा रहा हूँ, कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपके पेपर में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा दोनों में से। मैं दोनों इसलिए लिखवा दे रहा हूँ कि बी.डी. महाजन और एस.सी. वर्मा के किताब में ये डिफरेंस मिल रहा है। कहीं 634 लिखा है, कहीं 636 लिखा है। तो दोनों किताब में से किसी एक से ही प्रश्न बनेगा आपका। अब आइए देखते हैं कि जब सिंध पर इनका आक्रमण जब सफल हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो दूसरा आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध क्षेत्र में, राज्य वही है, सिंध क्षेत्र में अंतिम विजय मुल्तान, एक क्षेत्र था मुल्तान सिंध में, अंतिम विजय मुल्तान पर हुआ। देवल को जीतने के बाद इन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया, और वही भारत सिंध क्षेत्र में उनका अंतिम अभियान भी था। तो अगर आ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अभियान सिंध में या भारत में कहाँ हुआ था, तो मुल्तान पर। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब मैं सिंध लिखा रहा हूँ, तो सिंध के स्थान पे भारत भी लिखा जा सकता है। सिंध के स्थान पे भारत भी लिखा जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंध जो है भारत का ही एक उसमें राज्य था। तो वहाँ भारत पर प्रथम आक्रमण या सिंध पर प्रथम आक्रमण, दोनों एक ही शब्द है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मुल्तान पर इनका विजय हुआ था। तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को इतना सोना प्राप्त हुआ, इतना सोना प्राप्त हुआ कि कासिम ने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रख दिया। तो अगर आ जाए मोहम्मद बिन कासिम का भारत या सिंध पर अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ था, तो सिंध के मुल्तान क्षेत्र पर। और यहाँ से इसको विजय के पश्चात इतना सोना प्राप्त हुआ है कि यह मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रख दिया। तो प्रश्न में ये भी बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदल कर क्या किया, तो स्वर्ण नगरी, या मोहम्मद बिन कासिम किसे भारत में स्वर्ण नगरी कहता था, तो मुल्तान को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं इस आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ भारत में।
प्रभाव पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी विदेशी आक्रमण जब भी होता है, विदेशी आक्रांता आते हैं या हमारे यहाँ विदेशी सैलानी आज भी आते हैं पर्यटन के दृष्टि से, तो होता क्या है कि हम कुछ चीज़ उनसे लेते हैं और वो कुछ चीज़ हमसे लेते हैं, तो प्रभाव दोनों तरफ से पड़ता है। केवल ऐसा नहीं है कि अरबी जब यहाँ पर आए, अरबी भारत में आए तो केवल भारतीय ही प्रभावित हुए, ऐसा नहीं था। प्रभाव दोनों तरफ से था। कुछ चीज़ भारत में अरबी से आया तो कुछ चीज़ अरब में भारत से गया। तो हम इन दोनों प्रभावों को यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पहला आप लोग जान लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि यद्यपि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय तो प्राप्त किया, लेकिन यह एक प्रभावहीन आक्रमण था। प्रभावहीन आक्रमण था। तो प्रभावहीन का तात्पर्य यह नहीं कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि यह राजनैतिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से यह प्रभावहीन आक्रमण था। अर्थात भारत में अरबों का अस्थाई शासन नहीं स्थापित हो सका। ये अस्थायी रूप से भारत में शासन के दृष्टि से नहीं रुक पाए। तो यह राजनीतिक दृष्टि से एक प्रभावहीन आक्रमण था। यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं बना। ऐसा नहीं था कि अब जो है सिंध में अरबों का शासन या भारत में अरबों का शासन शुरू हो गया। इन्होंने आया, आक्रमण किया, लेकिन अस्थायी तो यहाँ स्थापित नहीं हो पाए अस्थायित्व रूप से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कथन में प्रश्न बन सकता है, जैसे कथन दे दे कि भारत में अरबों का, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात भारत में अरबों का अस्थायित्व शासन स्थापित हो गया। तो यह कथन गलत होगा, क्योंकि भारत में उनका अस्थायित्व शासन नहीं स्थापित हो पाया था। यह प्रभाव से ही आक्रमण था राजनीतिक दृष्टि से। इसी पर एक कथन नोट कर लीजिए आप लोग। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है स्टैनली लेनपोल। इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए। इन्होंने कहा, यह कथन आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह कथन आ सकता है कि यद्यपि अरबों ने भारत पर विजय तो प्राप्त किया, लेकिन यह आक्रमण इतिहास तथा इस्लाम की एक घटना मात्र थी।
उन्होंने यह एक प्रभावहीन आक्रमण था। तो यह कथन आप लोग ध्यान रखिए कि प्रभाव पे ही स्टैनले लैंडपुल का एक कथन है कि यद्यपि अरबों ने भारत पर विजय तो प्राप्त किया, लेकिन यह आक्रमण इतिहास तथा इस्लाम की एक घटना मात्र थी। यह एक प्रभावहीन आक्रमण था, अर्थात इसका कोई अस्थायित्व प्रभाव मतलब भारत पे नहीं पड़ा। अरबों ने भारत को विजय तो किया, लेकिन अपना अस्थायित्व शासन स्थापित करने में असफल रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कथन पूछ सकता है कि कथन किसका है, किस इतिहासकार का है, पूछता भी है। अब हम लोग प्रभाव में देखेंगे जो भारत पर प्रभाव, पहले हम लोग देखते हैं प्रभाव में पहले देखते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत पर पड़ने वाला जो प्रभाव था, पहला आप लोग नोट कर लीजिए कि अरबों ने भारत में ऊंट का प्रचलन तथा खजूर की खेती का प्रचलन शुरू किया। ये भारत पर पड़ने वाला पहला प्रभाव है, अर्थात कि अरबों के आक्रमण के पहले भारत में ऊंट का प्रचलन नहीं था और ना ही खजूर की खेती होती थी। तो अगर आ जाए कि भारत में खजूर की खेती या ऊंट के प्रचलन कब से शुरू होता है, तो अरबों के आक्रमण के पश्चात। अरबों के आक्रमण के पश्चात ही भारत में खजूर की खेती शुरू होती है और ऊंट का प्रचलन शुरू होता है। दूसरा जो प्रभाव था, दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंधवासियों से जजिया कर वसूला। भारत में जजिया कर का प्रचलन कब से होता है? अरबों के आक्रमण के पश्चात। तो प्रश्न में आ जाए कि भारत में जजिया कर का प्रचलन कब से होता है, तो अरबों के आक्रमण के पश्चात शुरू होता है और उसका प्रचलन सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने किया। जजिया कर के विषय में आप लोग थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए। जजिया कर था क्या था? जब हम लोग आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे तो हाँ इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जजिया कर एक धार्मिक कर था। यह एक धार्मिक कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था। अर्थात मुस्लिम जब यहाँ पर भारत में आए तो अब हिंदू को जो है उनको हीन दृष्टि से देखते थे और उनके ऊपर एक धार्मिक कर लगा दिया जजिया, जो उनके सुरक्षा के लिए लिया जाता था उनसे। तो एक धार्मिक कर था जजिया। प्रश्न में भी आता है जजिया किस प्रकार का कर था? आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक या नजराना, भेंट, नज़र। तो वहाँ वो धार्मिक कर था जो केवल हिंदुओं से लिया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा कि जजिया कर किस पर लगता था? हिंदुओं पर। जजिया कर के विषय में हम आपको विस्तृत बताएंगे जब सल्तनत काल पढ़ेंगे। तो पहले ये हिंदू के सभी वर्गों पे नहीं लगता था, मतलब ब्राह्मण इससे वंचित थे, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था।
जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आता है तो सर्वप्रथम वो ब्राह्मणों से भी जजिया वसूलने लगा। तो इसका प्रचलन जो है अरबी आक्रमण के पश्चात होता है, और वो भी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात, और इसको वसूलने वाला मोहम्मद बिन कासिम प्रथम सुल्तान था। तो इस प्रकार इसका दो प्रभाव है। आप इसको दोनों पहले नोट कर लीजिए, वो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक प्रभाव और देखते हैं। एक तीसरा प्रभाव था कि अरबों ने भारत में दिरहम नामक सिक्का चलाया। दिरहम नामक सिक्का चलाया, ये तीसरा प्रभाव कि अरबों को, मतलब भारतीयों ने अरबों से क्या क्या सीखा। तो ऊँट का प्रचलन, खजूर की खेती, एक नया कर उनके सामने आया जजिया नामक, और दिरहम नामक सिक्का। तो यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है कि दिरहम का सिक्का का प्रचलन भारत में कब से होता है। तो मान लीजिए अरबी आक्रमण के पश्चात। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि अरबों का के सिक्के का नाम क्या है। तो दिरहम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि अरबों पर क्या आक्रमण प्रभाव पड़ा। अरबों पर पड़ने वाला प्रभाव, तो इसमें एक चीज़ जानिए कि जो सूफी मत है, सूफी सिलसिला था, जो हम लोग आगे इसका विस्तृत अध्ययन ही करेंगे, एक चैप्टर ही है सूफी मत। ये संप्रदाय है, तो इसे धार्मिक संप्रदाय है, कबीरपंथी हैं वर्तमान में, और नानक पंथी हैं। उसी प्रकार से भी एक मुस्लिम सिलसिला था। तो सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। और दूसरा कि अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र तथा शासन प्रबंध, का ज्ञान भारतीयों से सीखा। भारतीयों से लिया या ग्रहण किया या सीखा। तो सूफी मत जो है उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा, वो प्रभावित हुआ बौद्ध धर्म से, जो कि उस समय सिंध में प्रचलित धर्म था। और दूसरा कि चिकित्सा, दर्शन शास्त्र और शासन प्रबंध का ज्ञान इन्होंने भारतीयों से लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी चिकित्सा, दर्शन शास्त्र और शासन प्रबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि अरबों ने ब्रह्म सिद्धांत, ये पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म सिद्धांत, और दूसरा पुस्तक है खंड खाद्य। ये दोनों के जो रचयिता हैं वो थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक
ये ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी, इसे अरबों ने अपने साथ उठा ले गए। अब यहाँ से चला गया, तो वहाँ जाने के बाद इसका होता क्या है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ था, मूलतः संस्कृत भाषा का, तो इन दोनों ग्रंथों का जो है फारसी अनुवाद कराया, क्योंकि वहाँ पर फारसी भाषा का प्रचलन था। तो इसको समझने के लिए इसका फारसी अनुवाद कराया, और वो अनुवादक जो थे वो थे अल फजारी। अल फजारी ने ही ब्रह्म सिद्धांत और खंडखाद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। और ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रह्मगुप्त थे। इन्होंने इन दोनों पुस्तकों को अरबों ने अपने साथ लेकर जब गए यहाँ से इराक, तो वहाँ पर इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, और उसके अनुवादक थे अल फजारी। ये सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि पहला तो यही कि ब्रह्म सिद्धांत और खंडखाद किसकी पुस्तक है, या इसके फारसी अनुवादक कौन है। तो दोनों के फारसी अनुवादक अल फजारी थे। या प्रश्न में बन जा कि अरबों ने अपने साथ कौन कौन सी पुस्तक लेकर गए थे, तो ब्रह्म सिद्धांत और खंडखाद। कथन में क्वेश्चन बन सकता है कि अरबों ने अपने साथ ब्रह्म सिद्धांत और खंडखाद का मतलब अपने साथ उठा ले गए। दूसरा दे सकता है कि इसका फारसी अनुवाद अल फजारी ने किया। तीसरा दे सकता है कि इसको उठाने का मतलब अपने साथ ले जाने का कारण दर्शन शास्त्र, ब्रह्म चिकित्सा और शासन प्रबंध का ज्ञान प्राप्त करना था। तो तीनों कथन सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बिंदु और यहाँ पर नोट कर लीजिए प्रभाव, कि जो पंचतंत्र एक ग्रंथ है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद उन्होंने कराया। फारसी अनुवाद कलीला व दिमना, कलीला व दिमना के नाम से हुआ। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला व दिमना के नाम से हुआ है। इसका नाम याद रखिए कि फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है, या पंचतंत्र को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, कलीला व दिमना। और पंचतंत्र के जो लेखक हैं मूल रूप से, यह ग्रंथ है विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा की। और यहाँ पर आप नोट करके लिख, हालांकि बाद में लिखवाएंगे इसको, आगे नोट कर लीजिए अगर चाहिए तो। विष्णु शर्मा की पुस्तक और पंचतंत्र का जो है ये सर्वाधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। सर्वाधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक। कुल जो है 15 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसे आप नोट करके लिख लीजिए। तो इस प्रकार से अरबों का आक्रमण चैप्टर क्लोज हुआ। अगले वीडियो में हम तुर्कों के आक्रमण पर विचार करेंगे, और इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल किस प्रकार से बन सकते हैं, उसका एक से अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे प्रश्न संग्रह के नाम से, जिससे आपको वो सारे प्रश्न आराम से मिल सके। यहाँ पर मैं एक लेक्चर दे दिया हूँ और सभी प्रश्नों को आपको समझा दिया हूँ। इतनी गारंटी है कि इस लेक्चर के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।